This conference will now be recorded. So in the last class, basically we were doing cost classification, and we discussed various types of costs, including material cost, labor cost, expenses, direct cost, indirect cost, production, non-production, product, period cost, and fixed and variable as well. Today's lecture is mainly about one of the cost classification, और आज उसको हम जरा डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ तो बातें मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ बातें हमें आज मजीद सीखनी है। And this is classification by behavior. So I already explained you in my last lecture that if we classify cost on the basis of its behavior, then cost may be classified as variable cost, fixed cost, step fixed cost, and semi-variable cost. So these two are actually mixed cost. तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि बिहेवियर को जानने के लिए बिहेवियर इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स। तो हमने ये देखना है कि कॉस्ट का रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स अगेंस्ट व्हाट? रिस्पॉन्स अगेंस्ट चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये लफ्ज आपने जरूर याद रखना है कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होता है, level of activity change hota hai means we make more units, we make less units, we consume more hours, we consume less hours, we call more, we call less. अगर level of activity बढ़ता है तो cost का response क्या है? अब कुछ cost ऐसी हैं जो respond करती हैं, और respond कैसे करती हैं? वो respond करती हैं in direct proportion with the level of activity. So there is a cost which responds, and responds mean they vary indirectly proportional to the level of activity, which means जैसे ही level of activity बढ़ेगा वो cost बढ़ेगी, और अगर level of activity कम होता है तो वो cost कम होगी. Now that cost is called variable cost. और ये हमने more or less बातें पिछले लेक्चर में कर ली थी। मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बता दिया था कि वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो ओरिजिन से टच करता हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट upward sloped hota hai, which means as level of activity increases your variable cost also increases. But one thing to consider is if we take variable cost per unit, then it is a straight line, it is just like fixed cost, क्योंकि variable per unit जो है वो same रहती है, चाहे level of activity बढ़ा दो या level of activity कम कर दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो फिक्स्ड रहती है, राइट? ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। उसके बाद देयर इज अ कॉस्ट। अच्छा, अब इसके अंदर फिर कुछ वेरिएबल कॉस्ट की मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। ये शेप्स भी हमने मोर और लेस पिछले लेक्चर में कवर की थी कि वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली तो ओरिजिन से ही टच करती है, अपवर्ड जाती है, लेकिन अगर हमें एक सर्टेन लेवल के बाद कोई डिस्काउंट मिले तो वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी नीचे टिल्ट हो जाएगी, और अगर सर्टेन लेवल के बाद फर्दर डिस्काउंट मिले तो वेरिएबल कॉस्ट फिर फर्दर नीचे टिल्ट हो जाएगी, तो एक कर्व बनेगा। अब ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले 10 यूनिट्स की कॉस्ट और है, और फिर पहले 10 यूनिट्स के बाद हमें डिस्काउंट मिलता है, और अगले 10 यूनिट्स की कॉस्ट और है, और अगले 10 यूनिट्स की कॉस्ट और है। So this is also an example of variable cost where you are having a discount, and as a result of discount variable cost का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे आता जा रहा है, उसका जो स्लोप है वो स्लोप जो है वो नीचे आता जा रहा है। So this is also a representation of variable cost. अच्छा, बट क्या पॉसिबिलिटी है क्वांटिटी डिस्काउंट?
अब इसी के अंदर एक ग्राफ ये भी हो सकता है। अब ये ग्राफ भी हमने मोर और लेस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो दिस इज आल्सो वेरिएबल कॉस्ट की कॉस्ट वेरी कर रही है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेकिन आपको एक सर्टेन लेवल के बाद डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट जो है वो अप्लाई होता है तमाम यूनिट्स पे, विच मींस कि डिस्काउंट अगले यूनिट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 यूनिट्स लेने के बाद डिस्काउंट मिलता है और वो नेक्स्ट 20 यूनिट्स पे अप्लाई होता है। अगर ऐसा होता तो फिर ये ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ जाता। बट क्या हो रहा है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है और वो डिस्काउंट अगले और पिछले तमाम यूनिट्स में अप्लाई हो रहा है। तो ऐसी सूरत में आपका एक ग्राफ एकदम नीचे गिरेगा और ये इसका स्लोप नीचे आ जाएगा। और फिर अगर आपको फिर डिस्काउंट मिल रहा है तो एकदम नीचे गिरेगा, फिर उसका स्लोप नीचे आता है। तो बेसिकली ये दो शेप्स आपने याद रखनी है वेरिएबल कॉस्ट की। एक तो डेफिनेटली ये है, दूसरी शेप में वो बनती है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, फिर थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हुई, फिर थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हुई, और तीसरी शेप फिर आपकी है कि जिसमें वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जंप करके नीचे गिरती है। तो ये आपको सिचुएशन जरूर पता होनी चाहिए कि किस में वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन रहती है, किस सिनेरियो में वेरिएबल कॉस्ट बो शेप में आती है, और किस सिनेरियो में वेरिएबल कॉस्ट ये जो जिगजैग शेप है इसमें आती है। तो बेसिकली क्वांटिटी डिस्काउंट्स वाला जो फिनोमेना है वो आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक ऐसी कॉस्ट भी है which remains constant, which means it doesn't respond at all। चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी ज्यादा हो जाए, चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो जाए, it remains constant and it remains constant in total। So उस दिन हमने फिर ग्राफिकली भी देखा था कि टोटल कॉस्ट remains same, total fixed cost remains same। However, if we talk about fixed cost per unit, it declines per unit। So fixed cost per unit always declines, which means fixed cost per unit varies। तो आपको दोनों सेंस में पता होना चाहिए कि टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है और कॉस्ट पर यूनिट का, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर क्या होता है। ये भी हो गया था हमारा। उसके बाद फिर एक बात हुई थी स्टेप फिक्स कॉस्ट की। सो स्टेप फिक्स कॉस्ट में क्या होता है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फिक्स कॉस्ट हमेशा 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 के लिए फिक्स रहे। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी आप जितना मर्जी बढ़ा दो, आपकी एक ऐसी कॉस्ट है जिसने चेंज ही नहीं होना। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। जब हम फिक्स कॉस्ट को कहते हैं तो हम कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच रिमेन्स सेम अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि एक मखसूस लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अगर उससे बियॉन्ड आप जाते हो तो वो कॉस्ट स्टेप अप कर जाती है, स्टेप अप कर जाती है, स्टेप अप कर जाती है। सो स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट व्हिच रिमेन्स सेम अप टू अ सर्टेन लेवल एंड बियॉन्ड दैट लेवल इट स्टेप अप। उस दिन भी हमने मिसाल देखी थी कि अगर एक सुपरवाइजर 10 लोगों के लिए है, यानी कि 10 लोगों को सुपरवाइज करने के लिए आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है और उसको आप $1000 देते हो, तो अगर आपको 11 आपके एम्प्लॉइज हैं या 12 एम्प्लॉइज हैं या 13 एम्प्लॉइज हैं, तो आपको एक और सुपरवाइजर रखना पड़ेगा और उसको आप हायर करेंगे, $1000 ज्यादा देंगे और देंगे, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट स्टेप अप करके 2000 पे चली जाएगी। कब तक 2000 रहेगी? 20 एम्प्लॉइज तक, क्योंकि ये वाला सुपरवाइजर भी 20 एम्प्लॉइज को सुपरवाइज कर सकता है। और अगर आपका एक और एम्प्लॉय आ जाए और एक और एम्प्लॉय आ जाए तो फिर आपको एक और सुपरवाइजर रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय के लिए 1/10 सुपरवाइजर रखना पड़ेगा। जैसे ही आपका उस रेंज से बाहर वैल्यू आती है तो आपको एक पूरा सुपरवाइजर और रखना पड़ेगा और आपको उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। So step cost is a cost which is a fixed cost, but then after a certain level of activity it step up। Okay, ये बात भी हो गई थी। And lastly, semi variable cost, where semi variable cost is a cost which has a fixed component। ये ओरिजिन से ऊपर टच करती है, ओरिजिन से टच करेगी तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, ओरिजिन से ऊपर टच करेगी तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और उसके बाद ये सीधी ही जाती है। ये आपका इसका फिक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वेरिएबल कंपोनेंट हो गया और ये इसकी टोटल कॉस्ट बन गई। सो अगर टोटल कॉस्ट देखा जाए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स, स्टार्टिंग अबव फ्रॉम ओरिजिन।
और अगर टोटल कॉस्ट को पर यूनिट में देखा जाए तो ये इट ऑलवेज डिक्लाइंस, इट ऑलवेज डिक्लाइंस। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज डिक्लाइंस। क्यों डिक्लाइंस? क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। अब आपको पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, लेकिन सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन कर जाती है। तो चूंकि एक कंपोनेंट डिक्लाइन कर रहा है तो इसलिए ओवरऑल जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी डिक्लाइन करेगी। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली थी, तो फिर आज इन सारी बातों को दोहराने का मकसद क्या है? एक तो डेफिनेटली आपकी एक सॉर्ट ऑफ रिविजन है, और उसके बाद इससे बढ़कर जो चीज हम करना चाह रहे हैं वो आज हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर को फर्दर अंडरस्टैंड करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग कॉस्ट बिहेवियर्स। आइडेंटिफाइंग कॉस्ट बिहेवियर्स एंड प्रिडिक्टिंग कॉस्ट, फोरकास्टिंग कॉस्ट। क्योंकि अगर हम कॉस्ट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम कॉस्ट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और बेहतर तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। बिहेवियर किसी भी चीज का जानना और समझना उसको फोरकास्ट करने में और प्लान करने में हमें मदद देता है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात आपको सवाल ऐसे आएंगे, अभी हम किट पे भी चले जाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें आपको एक डाटा दिया जाएगा लाइक दिस, और आपको कहा जाएगा कि ये जो कॉस्ट नंबर 1 है, अब देखो इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कॉस्ट जो है वो क्या है, ये कॉस्ट वेजेस है, ये सुपरवाइजरी सैलरी है, ये मटेरियल कॉस्ट है, ये रेंट है। they don't tell you the name, they say 1 2 3 4 और A B C D, और फिर उसके बाद आपको इस कॉस्ट को मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे 1000 यूनिट पे बताया हुआ है, ये चारों कॉस्ट, और 3000 यूनिट्स पे बताया हुआ है। अब आपने पहचानना है, आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। तो कैसे पहचानेंगे? अच्छा, अभी तो मैं फिलहाल इस वक्त, क्योंकि मुझे तकरीबन 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो अभी तो मैं बारी बारी आपको कहता हूं कि मुझे जरा आप अपना आइडिया बताएं कि 1 क्या है। इज इट फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट? टाइप करके बता दें जो आपको लग रहा है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, टाइप करके बता दें। 1 लिखें, 1 के साथ डॉट डालें और उसके बाद लिख दें फिक्स वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। हरी आप रिस्पॉन्ड करें। शासन का जवाब आया जी 1 वेरिएबल है। व्हाट अबाउट अदर्स? I need responses from everyone. I got another answer कि अच्छा 3 फिक्स्ड है। चले, आपने 3 बता दिया नबील, पहले हम तो भी सिर्फ बात कर रहे थे 1 की। जी, और कोई? हसीब, माहम? चले जी, वैसे अभी तक मुझे 2 लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट्स वेरी बैड। आपने सिर्फ लिखना और बताना है, गलत बताएं सही बताएं, सारे ही गलत सही बता रहे हैं, किसी को थोड़ा एक्यूरेटली पता है, इससे क्या होता है। जी हसीब, आप बताएंगे? 1 क्या है? 1 इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 3 चॉइसेस आपको दी हैं।
हसीब, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग मी? अगर आपको टेक्स्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन टॉक टू मी यूजिंग योर माइक्रोफोन। अच्छा देखिए, बार जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया करें, क्रैश कोर्स है, मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं आपको इसकी मेथोडोलॉजी बताता हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि ये दोबारा बार बार नहीं समझाई जाएगी आपको बात। मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ कि अगर एक कॉस्ट वेरिएबल होगी तो उसके दो टेस्ट हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे तीनों चीजें बल्कि लिख देता हूँ, और ये बातें हम अभी कर चुके हैं। अब मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ और फिर आपने मुझे बताना है इनके जवाब। अभी हमने ऊपर ये बात कर ली है। तो वेरिएबल कॉस्ट की दो शर्तें हैं, और ये टेबल जरा कहीं पे बेशक नोट्स बना के लिख लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट की दो शर्तें हैं, टोटल में ये वेरी करेगी और पर यूनिट सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट की दो शर्तें हैं, टोटल में ये सेम रहेगी और पर यूनिट डिक्लाइन करेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की दो शर्तें हैं, ये टोटल में भी डिक्लाइन करेगी, सॉरी ये टोटल में भी वेरी करेगी और यूनिट में भी वेरी करेगी, ठीक है? बल्कि आप ऊपर, मैं डिक्लाइन वाले को भी, डिक्लाइन प्रॉपर वर्ड है लेकिन मैं डिक्लाइन के वर्ड को भी वेरीज का वर्ड लिख देता हूँ। चलें जी, अब इस शर्तों पे सारी कॉस्ट को परखते हैं। कॉस्ट नंबर 1 टोटल में वेरी कर रही है, ठीक है? टोटल में वेरी कर रही है, तो यहां से हमें क्या इशारा जाता है कि ये वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। लेकिन दूसरा इशारा ये भी जाता है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, क्योंकि देखो अगर एक कॉस्ट टोटल में वेरी करती है तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में ट्रैप है। अब दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो अब अगर आप पर यूनिट कॉस्ट देखो तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे निकलती है 4.5। अगर आप 4500 को 1000 पे डिवाइड करो तो ये निकलती है 4.5, और 7500 को 3000 पे डिवाइड करो तो ये निकलती है 2.5। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर ये होती तो इसकी दूसरी शर्त ये थी कि ये पर यूनिट सेम रहती, लेकिन अब ये पर यूनिट सेम नहीं है। तो इस केस में हमारा फाइनल जवाब बनता है कि ये कॉस्ट जो है सेमी वेरिएबल है। दिस कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल होती, एक टेस्ट तो वेरिएबल का इसका पास हो रहा है, दूसरा टेस्ट फेल हो रहा है। सेमी वेरिएबल के दोनों टेस्ट पास हो रहे हैं, तो आपने हर कॉस्ट को दोनों क्राइटेरियाज पे परखना है। ओके, नाउ हैव अ लुक एट नंबर 2। Cost number 2 is 1830 and then 5490 varies, ठीक है जी। ये भी अब वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। अब अगर आप इसकी पर यूनिट निकालो, ये 1.83 निकली, और अगर मैं 5490 को 3000 पे डिवाइड करूंगा तो ये फिर 1.83 निकली। Now this is a variable cost. Why this is a variable cost? Because this cost qualifies both the criterias of the variable cost. और वो both criterias क्या हैं कि टोटल में तो वेरी करे, नजर आ रहा है टोटल में वेरी कर रही है, बट पर यूनिट सेम रहे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, पर यूनिट सेम है। थर्ड वन इज इजी, वो तकरीबन सारों ने पिक कर लिया, क्योंकि अगर एक कॉस्ट टोटल में सेम रहती है तो फिर तो इसका आसानी से जवाब यही है कि ये फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट पिक करना नेचुरली आसान होता है। अब आप सारे मुझे जरा फोर्थ वन बता दें, और आप चूंकि मैं आप पे मेहनत कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो नाउ आई एक्सपेक्ट के चारों लोग बारी बारी 4 लिख के मुझे बता दें कि ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जो मेथोडोलॉजी मैंने भी आपको बताई है उसको यूज करते हैं। And I need answers from everyone. जिसने पहले भी दे दिया वो भी दोबारा देगा।
See, this is not semi variable, this is variable cost. देखो आप क्राइटेरिया देखो, अभी आपको यही समझाया था कि ये आप देखो कि टोटल में वेरी कर रही है, और पर यूनिट आप निकाल के देख लो, ये पर यूनिट यहाँ पे भी 12.25 आएगा और पर यूनिट यहाँ पे भी 12.25 आएगा। पर यूनिट कैसे निकलता है, आप इस टोटल को 3000 यूनिट्स पे डिवाइड करोगे, आप इस टोटल को 1000 यूनिट पे डिवाइड करोगे, तो पर यूनिट दोनों का 12.25 ही है। सो दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अभी हम जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाएंगे, प्रैक्टिस किट में जाएंगे, ये सवाल दोबारा आएगा। आई होप यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन नाउ। ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए, ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। और अगर मैं आपको एक टेबल दे दूं कॉस्ट का और पूछूं कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है, तो ये वाला टेबल आप लाजमी याद रखिएगा कि इस टेबल से आपने बताना है, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक हो गया? चले, अभी एक बाद में भी चीज आएगी तो फिर होपफुली आप इसको ग्रिप कर लेंगे। ये उसकी वर्किंग्स इन्होंने की हुई है, ये वही वर्किंग्स है जो मैं आपको बता रहा था। पर यूनिट निकाला और पर यूनिट जो सेम आया, ठीक है, पर यूनिट जब सेम आया, सॉरी पर यूनिट जब वेरी हुआ तो सेमी वेरिएबल हो गया, और पर यूनिट सेम आया तो वेरिएबल हो गया, और पर यूनिट सेम आया तो वेरिएबल हो गया, और फिक्स्ड के लिए आपको पता हुआ आसान सा क्राइटेरिया। तो ये अब इसमें मैं मजीद टाइम नहीं लगा रहा, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे कॉस्ट बिहेवियर का, अब ये उससे भी ज्यादा ध्यान से आपने समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, देखिए फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच रिमेन्स सेम। फिक्स कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना इंतहाई आसान है क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने सेम रहना है। वेरिएबल कॉस्ट ने भी वेरी करना, वेरिएबल कॉस्ट को भी प्रिडिक्ट करना आसान है क्योंकि देखें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बाय देयर नेचर आर सिंपल कॉस्ट, क्योंकि उनका बिहेवियर आपको आसानी से पता लग जाता है। अब हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक क्या होता है, चले मैं इस प्रॉब्लम को वैसे आपको थोड़ा सा ऊपर वाले टेबल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम के रूट का पता लग जाएगा ना तो आप शायद मेरी बात उसके बाद आसानी से समझेंगे। पहले हमें जरा मसले का पता लग जाए जिस मसले के हल के लिए हम हाई लो मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मेरे ख्याल में आपको समझाने के लिए बात बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि अगर मेरे यूनिट्स 4000 होंगे, ये भी समझ लें आपके लिए मैंने एक सवाल बना दिया है, मैं आपसे इस किस्म का एमसीक्यू भी पूछ सकता हूं। तो सवाल ये है कि 1000 यूनिट्स पे ये कॉस्ट है, 3000 यूनिट्स पे ये कॉस्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे 4000 यूनिट्स पे बता दो कॉस्ट नंबर 1 कितनी हो जाएगी, कॉस्ट नंबर 2 कितनी हो जाएगी, कॉस्ट नंबर 3 कितनी हो जाएगी, कॉस्ट नंबर 4 कितनी हो जाएगी। इसमें सबसे आसान प्रिडिक्ट करना क्या है, सबसे आसान प्रिडिक्ट करना कॉस्ट नंबर 3 है। ठीक है, सबसे आसान प्रिडिक्ट करना कॉस्ट नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच रिमेन्स सेम। 1000 पे 5000 थी, 3000 पे 5000 थी, तो 4000 पे भी हमारी प्रेडिक्शन क्या होगी, फोरकास्टिंग क्या होगी, 5000। अभी आप उस चीज को साइड पे कर दें कि वो स्टेप वाली पॉसिबिलिटी भी होती है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज 5000 ही होगी। अच्छा, अब दूसरी कॉस्ट जो हमारे लिए सबसे आसान है प्रिडिक्ट करना, जैसे चले मैं आसान और मुश्किल की बात चले अभी नहीं करता, मुझे कोई कॉस्ट नंबर 4 प्रिडिक्ट करके बताएगा। कॉस्ट नंबर 4, अभी मैं आपसे कॉस्ट नंबर 4 पूछ रहा हूँ, कोई मुझे कॉस्ट नंबर 4 बताएगा कि कॉस्ट नंबर 4 4000 यूनिट्स पे कितनी होगी। अगर अगर 1000 यूनिट्स पे 12250 है और 3000 यूनिट्स पे 36750 है, तो 4000 यूनिट्स पे कितनी होगी। तो आंसर मुझे हसन ने दिया, व्हिच इज द राइट आंसर, ये होगी 49000। अब मैंने क्या किया, चूंकि वेरिएबल कॉस्ट, अब चूंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये वेरिएबल कॉस्ट है और हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट होता है वो सेम रहता है,
और पर यूनिट इधर भी 12.25 था, इधर भी 12.25 है, तो इधर भी 12.25 ही होगा। तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई है तो मैंने तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है 4000 से, तो मेरे पास जवाब आ जाना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको प्रिडिक्ट करना भी आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर बड़ा सिंपल है। जिस तरह फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर बड़ा सिंपल है कि फिक्स कॉस्ट ने सेम रहना है, इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर भी बड़ा सिंपल है कि उसने पर यूनिट सेम रहना है। तो मैंने 1000 पे पर यूनिट निकाला, 3000 पर यूनिट निकाला और उसी पर यूनिट को 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आसान हो गया काम। अब आप जरा नंबर 2 को भी प्रिडिक्ट कर लो। ये भी आसान है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कॉस्ट 1.83 आ रही है दोनों में। तो मैं क्या करूंगा, मैं 4000 को 1.83 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज आल्सो इजी और मेरा यहाँ पे जवाब आ जाएगा 7320। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है प्रिडिक्ट करना नंबर 1 को। हाउ वी कैन प्रिडिक्ट नंबर 1? मैं आप कैसे बताऊं कि अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, अगर मेरी कॉस्ट 1000 पे 4500 है, जिसको अगर मैं पर यूनिट निकालूंगा तो 4.15 बनेगी, और 3000 पे 7500 है, अगर मैं ये पर यूनिट निकालूंगा तो 2.5 बनेगी। अब मेरे से को पूछ रहा है मुझे 4000 में बताओ। अब यहाँ पे हम फंस गए। कैसे फंस गए? क्या मैं 4000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं? क्या मैं 4000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करूं? क्या मैं इन दोनों की एवरेज लूं? क्या मैं इसको सेम रखूं? यानी कि देयर इज नो क्लैरिटी व्हाटसोएवर हियर। और क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें कुछ फिक्स कॉस्ट है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, और हमें क्लियर नहीं है कि इसमें से कितनी कॉस्ट फिक्स है और कितनी वेरिएबल है। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि इस कॉस्ट में, यानी कि इस 4500 में कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल, और इस 7500 में कितनी फिक्स कितनी वेरिएबल है, तब तक मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकूंगा 4000 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट आएगी। अब ये हमारा प्रॉब्लम है। सो बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारा मसला नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमने इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है इसके दो हिस्सों में। हमें इसको फिक्स कॉस्ट को अलग करना है इसमें से, और हमें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न नाउ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए और इस चीज को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वन ऑफ द मेथड इज हाई एंड लो मेथड। ठीक है, ये एक बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा कॉमनली यूज, बड़ा पॉपुलर मेथड है और एग्जाम में बहुत दफा पूछा जाता है। तो इस मेथड के तहत आपने करना क्या है? अब ये आपने सीखना है। तो इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, हम पहले ये स्टेप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको मैं अप्लाई करता हूँ। इस मेथड के मुताबिक जब आपको डेटा दिया जाए और जब आपको कहा जाए कि 1000 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है, 2000 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है, 3000 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है, 4000 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है, तो आपने उस डेटा में से हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब मेरे वर्ड्स पे यहाँ पे गौर करें, हमने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को सिलेक्ट करना है। तो 4000 और 1000 हमारे पास हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल हो जाएगा। अगर दिए ही दो हैं, लाइक अगर दिए ही 1000 और 2000 दिया हुआ है, तो एक हाईएस्ट होगा एक लोएस्ट होगा। अगर एक से दो से ज्यादा है तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप डेटे में से हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल चूज करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला सिंपल सा अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। और वो फॉर्मूला है कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन अदर वर्ड्स, आपने डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी करना है। चेंज इन कॉस्ट यानी कि हाई और लो पॉइंट्स में जो कॉस्ट का फर्क है,
और हाई और लो पॉइंट्स में जो एक्टिविटी लेवल का फर्क है, यूनिट्स का फर्क है, आपने वो चेंज ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और उसके बाद अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता लग गया है, तो फिर आप टोटल कॉस्ट में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और फिर आप इस फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को यूज करते हुए किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी में कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हो, जो भी आपको सवाल में दिया जाए। ये 4 स्टेप हमने सिंपली अप्लाई करने हैं। इन 4 स्टेप से हमें एक तो कॉस्ट को समझने का मौका मिलेगा, हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट कर लेंगे, और स्प्लिट करने का फायदा ये है कि हम उसको फिर प्रिडिक्ट भी कर लेंगे। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे, और उसके बाद जब प्रैक्टिस किट में ये सवाल आएंगे तो वहां पे फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके सामने एक सवाल है, ठीक है, so this is an illustration। इस इलस्ट्रेशन में आपके पास 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज दिए हैं, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, और 3 कॉस्ट दी हुई है। अब अगर मैं आपको कहूँ पहचानेंगे ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, तो नेचुरली ये कॉस्ट जो है वो सेमी वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैं 7000 को तकसीम करता हूँ 200 पे तो वो आता है 35, और अगर मैं 8000 को तकसीम करता हूँ 300 पे तो वो आता है 26.67, और अगर मैं 9000 को तकसीम करता हूँ 400 पे तो वो आता है 22.5। अब आप यहाँ पे देखो कि एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में भी वेरी कर रही है और पर यूनिट में भी वेरी कर रही है। तो एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में भी वेरी करे और पर यूनिट में भी वेरी करे, उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब हमारा मसला क्या है, हमने इसको प्रिडिक्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो मेथड हमें क्या बताया गया है, मेथड हमें ये बताया गया है कि एक लो एक्टिविटी लेवल चूज कर लो, ये लो एक्टिविटी लेवल हो गया, एक हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी चूज कर लो, ये हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गया। सबसे पहला काम तो ये करना था, तो दिस वाज स्टेप 1। हमने सवाल में से आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा लो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या और हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या। अब दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा सी पर डेल्टा एक्टिविटी, चेंज इन एक्टिविटी। अब कॉस्ट में चेंज क्या है, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट है 9000, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट है 7000, तो चेंज इन द कॉस्ट कितना है, 2000। अच्छा, एक्टिविटी लेवल में फर्क क्या है, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है 400 यूनिट्स, लो लेवल एक्टिविटी है 200 यूनिट्स, इन दोनों में फर्क कितना है, 200 का। तो अगर मैं डेल्टा सी बाय डेल्टा ए करूं तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 10। तो यहाँ पे हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली कि इस डेटे के मुताबिक हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 पर यूनिट। अब हमारे लिए आसानी हो गई, अब हमारे लिए इसलिए आसानी हो गई कि अब मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा। देखें, टोटल कॉस्ट में 2 ही कॉस्ट शामिल होती है ना, टोटल कॉस्ट में एक तो फिक्स कॉस्ट होती है, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट में एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो अब आप बेशक कोई सा भी लेवल ले लो, चाहे इधर से सॉल्व कर लो चाहे इधर से सॉल्व कर लो, हम दोनों करके देख लेते हैं। तो लेट्स से टोटल कॉस्ट है 7000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 200 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट होगी 10 के हिसाब से 2000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5000। अच्छा, मैं 9000 से देख लेता हूँ, अगर टोटल कॉस्ट में 9000 लेता हूँ तो ये टोटल कॉस्ट किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे है, 400 पे, और 400 की एक्टिविटी पे वेरिएबल कॉस्ट 4000 बनती है, तब भी मेरा जवाब क्या आएगा, 5000। तो इस चीज ने मुझे कंफर्म कर दिया कि फिक्स कॉस्ट है 5000। अब यहाँ पे 2 चीजें तय हो गई कि जो कॉस्ट ऊपर गिवन है उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 पर यूनिट है और जो फिक्स कॉस्ट है वो 5000 है। जब आप ये करने में कामयाब हो जाते हो और जब आप कॉस्ट को स्प्लिट करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर अब आपके लिए कॉस्ट को एस्टिमेट करना इंतहाई आसान है। तो अब वो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बताएं जी 350 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट होगी, बताएं 600 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट होगी। तो आप क्या करोगे, 350 इंटू 10, 600 इंटू 10, ये तो होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, 3500 और 6000, ये तो होगी वेरिएबल कॉस्ट, प्लस 5000, प्लस 5000। अब चाहे 350 यूनिट्स हो या 600 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट है, सेम रहना है। तो 350 यूनिट्स पे आपकी जो कॉस्ट आ रही होगी सेमी वेरिएबल 8500 आ रही होगी, और 600 यूनिट्स पे 11000 आ रही होगी। तो देखिए हमने कितनी आसानी से
कॉस्ट को अब एस्टिमेट कर लिया किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। तो कॉस्ट का बिहेवियर, आई रिपीट, अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि हम उस कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर सकें। अगर एक कॉस्ट फिक्स है तो हमारी प्रिडिक्शन ये होगी कि उस कॉस्ट में सेम रहना है, चाहे जो सी मर्जी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो। अगर एक कॉस्ट वेरिएबल है तो हमारी प्रिडिक्शन ये है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाने से उसे बढ़ जाना है। लेकिन अगर एक कॉस्ट सेमी वेरिएबल है तो उसको हम उस वक्त तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक उसको हमने स्प्लिट ना कर लें फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट में। और उस स्प्लिटिंग के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं और उस मेथड का नाम है हाई एंड लो मेथड। एंड उसके जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब एक उससे भी बड़ा डेटा आ गया, और इस डेटे को जब आप देखते हो तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जरा मुझे कोई इसका वेरिएबल रेट तो निकाल के दे दे, क्योंकि इस चीज में मैंने सिर्फ ये देखना है कि आप हाई और लो को किस तरीके से चूज करते हो। जी बाकी लोग भी मुझे बता दें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसमें। तो इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 31 पर यूनिट। अच्छा, मैंने क्यों ये सवाल पूछा, आप देखें मुझे नबील का जवाब भी आया 36। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये हाई लेवल है और ये जो है वो लो लेवल है। तो इस सवाल को पूछने का मकसद भी यही था। अक्सर स्टूडेंट उसको कॉस्ट से देखते हैं और उसको हाई लो कर लेते हैं। आपको शुरू में ही बता दिया गया था, और अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आइंदा ये गलती आपसे ना हो, कि आपने एक्टिविटी को देखना है। तो एक्टिविटी हाई और लो ये है, और फिर उस एक्टिविटी से रिलेटेड कॉस्ट को देखना है। तो आपने यूं देखना है, ना कि कॉस्ट के डेटे को देखना है। तो अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं सवाल में, वो कॉस्ट को देख के हाई लो कर लेते हैं और एक्टिविटी को फिर उस हिसाब से गलत लेते हैं। तो अब अगर आप इसका डेल्टा ले लो, डेल्टा सी ले लो और डेल्टा ए ले लो, तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो फिर 31 पर यूनिट आएगा। और अगर आपने ये ठीक कैलकुलेट कर लिया तो बाकी आपसे खुद ब खुद ही चीजें ठीक हो जाएंगी। सो ये इसमें एक लर्निंग थी कि आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी को देख के हाई और लो लेवल डिसाइड करना है। अच्छा, इसके अंदर फिर आगे आ रहा है हाई एंड लो मेथड विद स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो अगर
स्टेप फिक्स कॉस्ट बीच में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? सो समटाइम फिक्स कॉस्ट आर ओनली फिक्स विद इन सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये बात हमने देख ली। तो अगर फिक्स कॉस्ट ऐसी हो जिसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट भी हो तो फिर आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से स्प्लिट करेंगे? तो choose a two level of activity where fixed costs remain unchanged and calculate variable cost per unit and adjustment needs to be made to the fixed cost। कहना वो ये चाह रहा है, तो मुझे ये बात क्वेश्चन से समझानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को जरा पहले देख लेते हैं कि एक्टिविटी लेवल है 4000, 6000, 7500 और ये कॉस्ट है। अब वो ये कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो ये तो हमें पता ही है कि वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट ही होती है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जब एक्टिविटी लेवल 5000 से एक्सीड करती है, 5005 यूनिट से एक्टिविटी लेवल एक्सीड करती है, तो फिर आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 10% से जो है वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? आप सबसे पहले हाई लो एक्टिविटी लेवल ले लो और उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट निकाल लो, बट देन आपको फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको वैसे ही करना है कि आप सबसे पहले ये सॉल्व करो और वेरिएबल कॉस्ट निकालो, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 54,800 माइनस 40,800, यानी कि आपने बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप क्वेश्चन करते हो उसी तरीके से आपने सॉल्व किया इसको। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 4, और इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालते हुए इफ यू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास होगी 4000 into 4 16,000, फिक्स कॉस्ट हमारे पास होगी 24,800। अब यहां तक तो आपने इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में कर लिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्सीड करती है 5500 यूनिट से, तो फिर कॉस्ट फिक्स कॉस्ट स्टेप अप कर जाती है, 10% ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट स्टेप अप कर जाती है। और उसने ये कहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स। अच्छा, अब आप देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो कंसेप्चुअली। आपने जो कॉस्ट ली है, ये जो आपने ये कॉस्ट ली है 54,800, ये 5500 से हाई एक्टिविटी है ना, 5500 से हाई एक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट तो स्टेप अप हुई होगी इसके अंदर। इस 5800 में फिक्स कॉस्ट स्टेप अप हो गई होगी, ठीक है। अब आपने वो जो स्टेप अप वाला मामला है उसको खत्म करना है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्रिडिक्ट करनी है 5000 यूनिट्स पे। अब कॉस्ट स्टेप अप कब करती है? जब 5500 से एक्सीड करता है। हमने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है 5000 यूनिट्स पे, इसका मतलब है हमने वो स्टेप अप वाला मामला लेना नहीं है। तो अब आपने इस फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करना है। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या बनती है? इसकी एडजस्टमेंट ये बनती है कि आप 24,000, ये मैंने ठीक निकाला फिक्स कॉस्ट? ओके, थोड़ी सी गलती होगी इसमें, अपॉलॉजीज फॉर दैट। इसको हम दोबारा करेंगे, और एक इसमें ट्रिक बीच में हो गया, इसको हम दोबारा करेंगे। और वो ट्रिक ये था कि जब स्टेप कॉस्ट आपके पास आती है तो आपने दो वो वाले लेवल ऑफ एक्टिविटी लेने हैं जिसमें जो कॉस्ट है वो सेम रहती है। तो अब ये हम इसको लेंगे, अब हम वो 4000 और 7500 नहीं लेंगे। तो उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि हमारा स्टेप होता कब है? 5500 यूनिट से अबव पे। इसका मतलब है इस कॉस्ट में स्टेप अप हुआ हुआ है, इस कॉस्ट में भी स्टेप अप हुआ हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ कि 6000 पे और 7500 पे जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम होगी। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट क्या है कि जब आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट का क्वेश्चन आता है हाई लो में, तो आपने वो वाले दो लेवल ऑफ एक्टिविटी चूज करने हैं जिसपे फिक्स कॉस्ट सेम होगी। अब देखो 4000 पे फिक्स कॉस्ट सेम नहीं होगी क्योंकि 5500 से कम पे फिक्स कॉस्ट कम होगी, 5500 से ज्यादा पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी। तो 5500 से ज्यादा 6000 भी है और 5500 से ज्यादा 7500 भी है। तो इसलिए आपने वो वाले दो लेवल ऑफ एक्टिविटी लेने हैं जिसपे फिक्स कॉस्ट सेम हो। अब मैं दोबारा से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 4800 डिवाइडेड बाय 1500 और वेरिएबल कॉस्ट होगी 3.2। और इस वेरिएबल कॉस्ट के मुताबिक अगर आप फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो 50,000 माइनस 19,200 तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 30,800। अच्छा, अब ये वो फिक्स कॉस्ट है जो 10% इंक्रीज करके है। अब यहां से हमारा अगला स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। ये एक ऐसी कॉस्ट है, अब लेट से इसको मैं ना इक्वेशन के थ्रू समझाता हूं आपको। लेट से 5500 से पहले एक कॉस्ट थी फिक्स कॉस्ट एक्स। जैसे ही 5500 एक्सीड किया तो 10% कॉस्ट बढ़ गई और वो बढ़ के कितनी हो गई 30,800, क्योंकि हमने जो 6000 पे और हमने जो 7500 पे कॉस्ट निकाली है फिक्स कॉस्ट वो 30,800 है। इसका मतलब है 6000 पे भी 30,800 है, 7500 पे भी 30,800 है। हाँ, 5500 पे 30,800 नहीं होगी, 5000 पे 3,800 नहीं होगी। तो मैंने उसके लिए ये ले लिया कि लेट्स से 5500 से पहले एक फिक्स कॉस्ट है एक्स और उसमें 10% इजाफा होता है अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी 5500 से एक्सीड करती है। अब यहाँ पे अगर हम स्टेप से पहले की फिक्स कॉस्ट निकालना चाहें तो वो निकलेगी 30,800 डिवाइडेड बाय 1.10, ये निकलेगी 28,000। तो ये हम करना चाह रहे थे कि जब लेवल ऑफ एक्टिविटी 5500 से कम होगा तो ये फिक्स कॉस्ट होगी और जब लेवल ऑफ एक्टिविटी 5500 से ज्यादा होगा तो ये फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, अब जब हमने ये तय कर लिया तब हमारे से सवाल क्या पूछ रहा है, हमारे से सवाल ये पूछ रहा है कि 5000 यूनिट्स पे बताओ। तो 5000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कौन सी लेनी है, 5500 से पहले वाली 28,000, ये तो होगी हमारी फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या लेनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 3.2। सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 3.2 16,000। अब आप इन दोनों को जमा कर दो 28,000 और 16,000 तो आपका आंसर आ जाएगा ए। अगर किसी को इसको समझने में कोई एम्बिगिटी हुई है तो वो मेरे से पूछ ले। ठीक है, so you might come across with a question in high and low method where there is a step fixed cost. In that case आपने वो दो लेवल ऑफ एक्टिविटी चूज करने हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट सेम होगी और उसके बाद आप फिक्स कॉस्ट का जो स्टेप वाला मसला है वो हल करोगे और फिर प्रेडिक्शन करोगे। सो दिस इज हाउ वी डील विद दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी ये? तो ओके शोके लिख दिया करें। अच्छा, अब बाकी क्वेश्चंस हम थोड़े बहुत किट में से कर लेंगे। अब बाज़-औक़ात आपको एक कॉस्ट इक्वेशन मिलेगी सवालों में। अच्छा, अब अगर मैं इस सारे मामले को आपको हाई लो मेथड को थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको एक ग्राफिकली, तो चले मैं इस ग्राफ को यूज कर लेता हूं। यूं समझें कि हमारी एक ग्राफ है जिसके अंदर हमने एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट को हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे एक्टिविटी लेवल है और ये हमारा वाई एक्सिस पे सारी कॉस्ट है।
आपको पता है जब आप ग्राफ बनाते हो तो मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटी में मुख्तलिफ कॉस्ट आप पुट कर देते हो, ऐसे ही है। सो लेट्स से हमने ग्राफ बनाया और मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे हमने कॉस्ट को लिख दिया और ये हमारी एक ग्राफ की एक लाइन बन गई, ठीक है। अब जो हाई और लो लेवल था मेथड, वो ये कहता था कि आप हाईएस्ट पॉइंट ले लो और लोएस्ट पॉइंट ले लो, और इस हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में जो चेंज है उसको देखते हुए आप स्लोप ऑफ द लाइन डिसाइड कर लो, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। मैं वैसे इससे हट जाता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी और एनोटेशन हुई हुई हैं, तो दैट माइट क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो मैं एक ब्लैंक पेज पे जाके आपको ये वाली बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सो ये आपका ग्राफ है, ये आपके यूनिट्स हैं, ये आपकी कॉस्ट है। आप मुख्तलिफ यूनिट्स पे कॉस्ट को प्लॉट करते हो। हाई लो मेथड ये कहता है कि अगर आपने प्रेडिक्शन करनी है तो आप हाई पॉइंट ले लो, लो पॉइंट ले लो, हाई पॉइंट में कॉस्ट और लो पॉइंट में कॉस्ट का फर्क ले लो, और हाई और लो पॉइंट्स में यूनिट्स का फर्क ले लो, और इसको इस पे डिवाइड करके आप क्या कैलकुलेट कर लो, आप स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर लो। सो हाई लो मेथड सिर्फ 2 पॉइंट्स की बेस पर प्रेडिक्शन करता है, यानी कि हाई लो मेथड ये कहता है कि आपने हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को आपस में मिला देना है। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, और इस लाइन, ये लाइन जहां पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, वो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, और इस लाइन का जो स्लोप है, और वो स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा सी और डेल्टा ए से, वो स्लोप हमारा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो बेसिकली हाई लो मेथड में जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे होते हैं वो कॉस्ट इक्वेशन या कॉस्ट फंक्शन या कॉस्ट लाइन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम कर रहे होते हैं। अब अगर आप इस लाइन को, जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ की है, ये जो कॉस्ट लाइन बनाई है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो इसको हम लिखते हैं y इक्वल्स a प्लस बी एक्स। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाती है, y इक्वल्स a प्लस बी एक्स। ये x है, तो मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ कि इसमें x, ये x है, ये y है, ठीक है। x इज यूनिट्स, x इज लेवल ऑफ एक्टिविटी, y इज कॉस्ट, a क्या है, ये a है, y इंटरसेप्ट a कहलाता है, y इंटरसेप्ट a कहलाता है, और हमारा यहाँ पे a क्या है जी, फिक्स कॉस्ट, और b क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन इज b, b इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड b इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को कॉस्ट की फॉर्म में लिखूं तो ये कॉस्ट इक्वेशन बन जाएगी, और कॉस्ट की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि y क्या है, टोटल कॉस्ट, इक्वल्स a क्या है, फिक्स कॉस्ट, प्लस b क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय x क्या यूनिट्स। तो आप देखें कि वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो जो लीनियर इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉस्ट इक्वेशन में। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट के प्लस वेरिएबल कॉस्ट के, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से। तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है कॉस्ट इक्वेशन। अच्छा, अब कॉस्ट इक्वेशन हम हाई लो मेथड से बना रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिससे हम कॉस्ट इक्वेशन बना सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड दिस एंड दैट। लेकिन आपसे वो ये नहीं कहेगा कि आपने कोई और मॉडल अप्लाई करना है, अलबत्ता आपसे वो कॉस्ट इक्वेशन को अंडरस्टैंड करवाना पूछ सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, आपकी कॉस्ट इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग पूछ सकता है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि y इज इक्वल टू 8000 प्लस 40x, आपसे पूछ रहा है इसमें फिक्स कॉस्ट बता दें। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक्सप्रेशन क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये एक्सप्रेशन है ना। तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, 8000, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई, 40, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक 200 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट होगी, 8000 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज 8000, सो टोटल कॉस्ट होगी 16000।
तो आपको वो कॉस्ट इक्वेशन देकर, कॉस्ट का एक्सप्रेशन देकर कैलकुलेशंस करवा सकता है। सो दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि कॉस्ट इक्वेशन क्या होती है और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब देखें इसी तरीके से अगला सवाल है, वो कहता है इफ y इज इक्वल टू 1488 प्लस 20x। अब मैं आपसे पूछूंगा ए का जवाब। ए क्या है? द लाइन वुड क्रॉस द y एक्सिस एट द पॉइंट, यानी कि ये जो कॉस्ट का जो फंक्शन है, ये जो कॉस्ट की लाइन है, ये y एक्सिस को क्रॉस किस पॉइंट पे करेगी, ये सवाल है जी। क्या जवाब देते हैं आप लोग? तो 1488 पे करेगी, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। और ये y इंटरसेप्ट हम कॉस्ट की टर्म्स में क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। वो पॉइंट जहां पे ये लाइन y एक्सिस को टच करती है और वो हमारा फिक्स कॉस्ट का पॉइंट होता है। बी द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या है, ग्रेडियंट क्या है? तो स्लोप है 20। स्लोप कहते हैं कि अच्छा यूनिट्स में चेंज से कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो 20 हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, नाम से भी जाहिर है। अब मुझे आप बताओ, कॉस्ट यूनिट्स पे डिपेंड करती है या यूनिट्स कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं? अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, y कॉस्ट है और x यूनिट्स है। तो कॉस्ट डिपेंडेंट है या कॉस्ट इंडिपेंडेंट है? तो बेसिकली इसके अंदर कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट है, कॉस्ट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? यूनिट्स के ऊपर। तो कॉस्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यूनिट्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यूनिट्स की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट का बढ़ना डिपेंडेंट है यूनिट्स के बढ़ने पे। सो कॉस्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो कॉस्ट इक्वेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ से कंप्लीट कर दी। इसकी फिर अगेन तीसरा एक्सप्रेशन है, फिक्स कॉस्ट बता दो 4800, वेरिएबल कॉस्ट बता दो 100 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट होगी। सो दैट्स इट, हमने यहाँ पे ये कवर कर लिया। अब चलते हैं थोड़े से किट के क्वेश्चंस पे, देखते हैं जी किट में अब ये सवाल किस किस अंदाज से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। क्या पूछ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 55 में? दो लेवल ऑफ एक्टिविटी दिए हुए हैं, दो लेवल ऑफ ओवरहेड्स दिए हुए हैं। पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड बता दो। तो क्या करोगे? डिफरेंस लोगे, मेरे साथ साथ कर लो, कैलकुलेटर पकड़ लो। 251750 माइनस 246500, डिफरेंस लिया 5250, इधर से डिफरेंस लिया 1500, डिवाइड किया, वेरिएबल रेट आ गया, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, तो फिक्स कॉस्ट आ गई। तो अभी जितने क्वेश्चन हमने कर लिए उसके बाद तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, बट एनीवेज सवाल सिंपल भी होते हैं, सवाल कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा था कि मैं जब किट आएगी मैं ये सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा। अब इस वक्त मैं इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं बोलूंगा सवाए इस सवाल को एक्सप्लेन करने के, कि क्वेश्चन है जिसमें आपको T1, T2, T3, T4 चार तरह की कॉस्ट दी हुई है और उसका कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है दो मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। आपसे पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सी दो कॉस्ट सेमी वेरिएबल हैं। तो आपने जो दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाई करके जो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स है वो बताना है ABCD। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट आपको देता हूँ। मेथड मैंने आपको समझाया है, बहुत डिटेल में हमारी बात हुई थी। सो नाउ यू शुड बी एबल टू डू इट राइट। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ आफ्टर 2 minutes।
हसन गौर से दोबारा कर लें। सवाल है कि कौन सी दो कॉस्ट सेमी वेरिएबल हैं। बड़ा केयरफुली दोबारा चेक करें। एंड आंसर इज ए, T1 एंड T3। जो T2 और T4 हैं वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है। तो आंसर इज T1 T3, ऑप्शन इज ए। Procedure is the same. Procedure is the same. In order to identify a semi-variable cost, the two criteria must be fulfilled. Criteria number one, it should vary in total. Criteria number two, it should vary per unit as well. So if a cost varies in total, varies per unit, that is a semi-variable cost. So T1, T3 varies in total, varies per unit. So they are semi-variable cost. तो ये पॉइंट आपने लाजमी अपने ज़हन में बिठाना है और आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, the following data relates to the expenditures of contract cleaners at two activity levels. एक हाई एक्टिविटी हो गई, एक लो हो गई। उसी तरीके से दोनों पर डिफरेंस लोगे, वेरिएबल रेट निकालोगे। वेरिएबल रेट यहाँ पे निकलेगा, अगर मैं डेल्टा सी बाय डेल्टा ए ले लूं तो वेरिएबल रेट इज 4.10 पर स्क्वायर मीटर। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर 16,200 स्क्वायर मीटर्स हो तो कॉस्ट बता दो। तो 16,200 पे मल्टीप्लाई बाय 4.0, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 52,275 होगी। और इसके अंदर हमने क्या करना है, फिक्स कॉस्ट जमा कर लेनी है। ये सवाल मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करा रहा हूँ कि एक रेपिटेशन सा सवाल है। जब एक सवाल बार बार एक ही तरीके से पूछा जा रहा हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि नए से नए पॉइंट सीखें। हाँ ठीक है, 2-3 दफा करके ग्रिप कर लें एक दफा एक सवाल को। सो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जिस पे हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़े। हाँ, अब जब एक से ज्यादा एक्टिविटी लेवल आ गई तो फिर मैंने आपको बताया कि आपने कॉस्ट से अंदाजा नहीं लगाना, बल्कि आपने कॉस्ट से अंदाजा नहीं लगाना, बल्कि आपने एक्टिविटी लेवल से अंदाजा लगाना। तो ये हाई लेवल लो होगा, ये हाई होगा। इत्तेफाक से इधर से भी लो हाई यही बनता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बाज़ जगह कॉस्ट से लो हाई कुछ और बन जाता है, तो आपने कॉस्ट को नहीं देखना, आपने एक्टिविटी लेवल को देखना है। ये क्वेश्चन भी बहरहाल बहुत आसान है, वी डोंट नीड टू स्पेंड टाइम ऑन इट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना है, डेल्टा सी और डेल्टा आपने वो ले लेना है 1,50,000 तकसीम 5,000, तो ये सीधा सीधा जो है वो 30 पर यूनिट है। तो बात पर कितने आसान सवाल आ जाते हैं। Question number 62, this is again an easy one. Difference in cost, difference in units, and you got the variable rate per unit. ये आप देख लीजिएगा खुद ही, इस पे हमें टाइम स्पेंड। फिर उसके बाद ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स के क्वेश्चंस मैंने कुछ आपको पहले भी करवाए थे और आज भी थोड़ा बहुत हमने ग्राफ के क्वेश्चंस देखे हैं। तो चलें देखते हैं आपसे आइडेंटिफाई होता है या नहीं होता, क्योंकि आज मैंने दोबारा कुछ ग्राफ से बात की थी और क्वांटिटी डिस्काउंट से भी बात की थी, तो यू शुड बी एबल टू पिक दैट। तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज सच that when total purchase exceeds 15,000 units, then all units purchased including first 15,000 units are invoiced at lower cost per unit. ये मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ है
आज की क्लास में बाकायदा डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो मुझे बताएं कि अगर 15,000 यूनिट्स के बाद आपको मटेरियल की कॉस्ट पे डिस्काउंट मिले और वो तमाम यूनिट्स पे अप्लाई हो, तो फिर ग्राफ की शेप क्या होगी? ए, बी, सी और डी? जी एग्जैक्टली, ग्राफ की शेप होगी डी। आपकी कॉस्ट एकदम नीचे गिरेगी क्योंकि तमाम यूनिट्स पे अप्लाई हो रहा है। और अगर ये तमाम यूनिट से अप्लाई ना होता, नेक्स्ट यूनिट से अप्लाई होता, तो फिर ये वाला बो शेप बन जाना था, एक कर्व बन जाना था। और बी में तो वो उल्टा कम हो रही है, और ए में तो बढ़ने के बाद कंसिस्टेंट सेम रह के फिर बढ़ रही है। तो डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस ग्राफ्स। सिक्स से सिक्स फिर हाई लो मेथड आ गया। हाँ, अब आपका इम्तिहान है बेसिकली समझने, क्योंकि मैंने वो स्टेप अप वाला मामला आपको समझाया। तो now in this question we have 3 months data in terms of their production units and total cost. Variable cost 2000 यूनिट्स तक सेम है, वेरिएबल कॉस्ट को तो छोड़ दो। फिक्स कॉस्ट जो है वो 1100 से ऊपर स्टेप अप कर जाती है। अच्छा, अब गौर से सुनो, फिक्स कॉस्ट 1100 से ऊपर स्टेप अप कर जाती है। मैंने आपको समझाया था कि जब स्टेप फिक्स कॉस्ट हो बीच में क्वेश्चन में, तो फिर आपने हाई लो उस तरीके से नहीं लेना। अब अगर मैं इसका वैसे हाई लो लेता तो ये लो है और ये हाई है, लेकिन स्टेप फिक्स कॉस्ट जब आ जाए तो आपने ये देखना है कि किन दो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट सेम होगी, और वो 1100 से ऊपर वाली होंगी। 1100 से नीचे तो कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट कम है, 1100 से ऊपर स्टेप अप करती है। तो 1100 से ऊपर दो लेवल ऑफ एक्टिविटी ऐसे हैं 1100 से ऊपर जिस पे फिक्स कॉस्ट सेम होगी। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने इन दो लेवल ऑफ एक्टिविटी को लेते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, और फिर उस फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करना है, और फिर उस फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करके आपने जवाब देना है कि 1000 यूनिट्स पे कितनी फिक्स कॉस्ट होगी। मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया आपकी याद दहानी के लिए। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। तो तमाम लोग कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आंसर निकाल के ABCD में मुझे बताएं। जवाब लिखते हुए 66 लिखिएगा और अपना आंसर लिखिएगा, C, D, A और B जो भी आपका आंसर है। The answer is 59,000. Yes, that's correct. तो जब आप 1200 और 1400 पे आप निकालते हो तो वेरिएबल कॉस्ट आती है 8, फिक्स कॉस्ट आती है 57,000, और फिर फिक्स कॉस्ट को आप एडजस्ट करोगे, स्टेप डाउन करोगे, तो फिक्स कॉस्ट जब स्टेप डाउन होती है
तो वो एडजस्ट होके रह जाती है 51,000। और अब आपने अगर ये देखना है कि 1000 यूनिट पे कितनी कॉस्ट होगी, तो वेरिएबल तो होगी 8000 और हमारी फिक्स कॉस्ट स्टेप डाउन होके एडजस्ट होके 51,000 रह गई है, तो टोटल कॉस्ट हमारी 59,000 बनती है, विच इज ऑप्शन सी। अगर किसी को इसमें कुछ सवाल पूछना हो तो वो पूछ लें। चलें, ये हमारा यहाँ से तो एक किट से काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब दूसरी किट से भी आप इसको फॉलो कर लें। मेरे ख्याल में मैं अभी आपको जितनी हमने प्रैक्टिस कर ली है, इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कॉस्ट बिहेवियर के सवालों में। हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली किताब से भी कुछ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हुए और किट से भी करते हुए काफ़ी हद तक इस टॉपिक को कवर कर लिया है। मज़ीद मैं आपको ही कहूँगा कि आप किट में से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये जो टाइम है अगले 15 मिनट, ये एक छोटा सा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ डेटा का, तो उस पर मैं स्पेंड करना चाह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा किताब में सब एक्सप्लेन कर दूँ, इफ दैट इज ओके विद यू। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगला पूरा हफ्ता हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर लेबर और ओवरहेड्स, 3 चीजें हैं जो हमने 6 दिनों में कंसेक्टिव खत्म करनी है। तो मेरा सिलेबस का जो प्लान था, स्टडी प्लान, उसमें आज हमें कॉस्ट बिहेवियर भी कवर करना है और सोर्स ऑफ डेटा भी कवर करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बीपीबी की किट में भी जो सवाल हैं वो भी मोर और लेस वैसे ही हैं जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ग्राफ्स की आइडेंटिफिकेशन है, सिंपल हाई लो मेथड की एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा डेटा दिया हुआ है। अगेन मैंने आपको बताया था कि आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी को देख के काम चलाना है, तो यहाँ पे उसकी बेसिकली एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं कि कितना फिक्स कॉस्ट होगी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो उसको देखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर हाई लो मेथड की अगेन उसी तरह की एप्लीकेशन है, फिर उसी तरह का ग्राफ आपको नजर आ रहा है। तो एज सच इफ यू विल डू these questions, I don't think so they will give you tough time। हमने ऑलरेडी इसको काफी डिटेल में देख लिया है। हाँ, आप करिएगा जरूर। ये तकरीबन 20 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच के, जरूर करिएगा। और मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस कुछ पोर्टल में भी डालने हैं। आपको पता है 15-20 क्वेश्चंस वहां पे भी अपलोड हो जाते हैं। तो व्हेन यू विल डू these questions, you will be getting enough idea about cost behavior। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेटा पे चलें, या डू यू थिंक इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और इट इज एनफ? दैट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। चलें जी, यहाँ से हम स्विच करते हैं एंड वी हैव सम क्विक राउंड ऑन सोर्सेज ऑफ डेटा। अगेन दिस इज मिसबिहेविंग। एनीवेज, मुझे अब स्लोली उस चैप्टर पे जाना। आई गेस दिस इज चैप्टर नंबर 3।
ओके जी, चैप्टर नंबर 3 है, मैं बहुत क्विकली इससे गो थ्रू करूंगा जस्ट फॉर अ रिमाइंडर रिफ्रेशर। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। बड़ा नाम से ही जाहिर है कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा आर अवेलेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन prepares so many documents, so many ledgers, so many accounts, so many books. तो वहां से जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करोगे, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। और एक्सटर्नल सोर्स लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट, चैनल्स, मीडिया, whatever, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जो भी है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा अवेलेबल है, अखबार से, न्यूज़पेपर से, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। फिर हमने कुछ सैम्पलिंग की बात करनी है। तो बेसिकली ये बड़ा कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। दिस इज अगर हमें ना भी पढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ये बातें हमारी अब तक की ग्रूमिंग में या अब तक के लाइफस्टाइल में हमें खुद भी आइडिया होती है, लेकिन फिर भी एक दफा पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना जरूरी है। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। देखें, प्राइमरी डेटा होता है जो इब्तदाई, जो खुद आप कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा क्या है कि आप खुद सर्वे करते हैं, खुद इंटरव्यू करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो जो डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाए और फर्स्ट हैंड सोर्सेज से हो, लाइक आप खुद फर्स्ट हैंड, आपकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, आप गए एक स्कूल में गए, वहां से पूछा फीस कितनी है, तो ये प्राइमरी डेटा होगा। एक स्कूल में गए, देखा वहां पे पढ़ाई कैसी होती है, प्राइमरी डेटा होगा। सेकेंडरी वो होता है कि आप एक वेबसाइट पे गए और वहां पे तमाम स्कूलों की फीसें थी, तो आपने वहां से फीस नोट कर ली, वो सेकेंडरी डेटा है, सेकेंड हैंड डेटा है, किसी ने वो डेटा प्रोड्यूस किया था, आप उसको पढ़ रहे हो। तो अखबारों में, वेबसाइट्स पे जो आपको डेटा मिलता है वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड सोर्सेज, आप खुद सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा इकट्ठा करते हो, और ये प्रीवियसली पब्लिश नहीं होता, न्यू होता है, ओरिजिनल होता है। जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है, ऑलरेडी पब्लिश होता है, आप उसको वहां से उठाते हो और यूज कर लेते हो। अब इसके अंदर एक छोटी सी डिबेट होती है। अच्छा, आप एक तो क्वेश्चंस में आपको पहचानना आना चाहिए कि प्राइमरी डेटा कौन सा है और सेकेंडरी डेटा कौन सा है, तो वो बड़ा आसान सी डिफरेंशिएशन होती है। डेफिनेटली जो पब्लिश डेटा है, जो रिकॉर्डेड डेटा है, जो अवेलेबल डेटा है, वो सेकेंडरी होगा, और जो खुद आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी होगा। इसके अंदर एक छोटी सी डिबेट आ जाती है, मैं उसको दो पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होता है, लेकिन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन वो रिलायबल नहीं होता, क्योंकि जिस शख्स ने वो डेटा प्रोड्यूस किया हुआ है, जिस शख्स ने वो रिपोर्ट लिखी है, वो आर्टिकल लिखा है, वो डेटा प्रोवाइड किया हुआ, हो सकता है वो बायस्ड हो सकता है वो किसी कंपनी को फेवर करना चाह रहा हो सकता है कि उसका कोई मकसद हो उस इंफॉर्मेशन को उस तरीके से लिखने के लिए। आप डेली बेसिस पे फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे अखबारों में ऐसी झूठी खबरें छप रही होती हैं, अगर आप उस पर रिलाई करें तो आप हो सकता है किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेना भी छोड़ दें। तो सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल करते वक्त आपको ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो किस हद तक रिलायबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा ज़्यादा रिलायबल हो, तो फिर आपको डेटा खुद कलेक्ट करना चाहिए, बट उसके अंदर टाइमिंग के इश्यूज होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इशू है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का, जो आपके नोटिस में होना चाहिए। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसकी सर्टेन वैल्यूज हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट हो सकता है, दो स्टूडेंट हो सकते हैं, हाफ स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो डिस्क्रीट डेटा कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज, और कॉन्टिन्यूस डेटा कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। एक भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा का फर्क पता होना चाहिए। इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंटरनल सोर्सेज का पता होना चाहिए कि अगर आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से मिल सकती है। अकाउंटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कैप्चर करता है डेटे को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल डेटा चाहिए तो आपको अकाउंटिंग सिस्टम से मिल सकता है, सेल्स लेजर से। अगर आपको सैलरी से रिलेटेड चाहिए डेटा तो पेरोल सिस्टम से मिल सकता है। फिर उसके अलावा कंपनी के ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स, प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, अगर आपको इस किस्म का डेटा चाहिए तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू आप जो है वो डेटा ले सकते हैं। इसके अंदर इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस क्या हैं? डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन में उसको आसानी से गैदर कर सकते हैं, और
उसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि वो सिर्फ इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन आपको बातें बता सकता है, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली आपको चीजें इंटरनल डेटा से पता नहीं लगेगी। एक्सटर्नल सोर्सेज इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको इन एडिशन एक्सटर्नल डेटा भी चाहिए, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने अच्छा डिसीजन लेना है, अच्छी प्लानिंग करनी है, अच्छी कंट्रोलिंग करनी है, तो नॉट ओनली यू नीड इंटरनल डेटा बट यू आल्सो नीड एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा के सोर्सेज क्या हैं? गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट पब्लिश करती है, स्टेट बैंक की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, एफपीआर की वेबसाइट है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, टैक्स रेट्स के बारे में, बहुत सारी और चीज़ें गवर्नमेंट सोर्सेज से आपको पता लगती हैं। फिर आपके जो कस्टमर्स और आपके सप्लायर्स हैं, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ट्रेड एसोसिएशन और ट्रेड जर्नल्स जो हैं, अब जिस तरह शुगर एसोसिएशन है या फ्लोर मिल्स की एसोसिएशन है, तो आपकी जो एसोसिएशंस हैं वो भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो वो ऑल्सो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है। और उसके अलावा प्रेस और मीडिया आजकल बहुत बड़ा जो सोर्स है, और जिसके बाद फिर सोशल मीडिया और इंटरनेट भी आ जाता है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब अगेन ये सारी वो बातें जो आपको ना भी पढ़ाई जाए, तो यू शुड ऑलरेडी नो दिस स्टफ, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अब यहाँ पे उसने फिर एक्सप्लेन किया हुआ कि गवर्नमेंट सोर्सेज में आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कस्टमर्स और सप्लायर से किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ट्रेड एसोसिएशन से किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, फाइनेंशियल प्रेस, फाइनेंशियल मीडिया, अदर मीडिया, उससे किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंटरनेट से किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर इंटरनेट की वीकनेसेस के बारे में बताया रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत दौर दौरा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग हो सकती है और उसकी एक्यूरेसी पे भी सवाल हो सकते हैं, वो बाइस्ड हो सकती है, किसी को फेवर करने के लिए हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज है। डेफिनेटली एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको वास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल होती है, और आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लिमिटेशन वही है, एक्यूरेसी के लिमिटेशंस हैं और रिलायबिलिटी की लिमिटेशंस हैं। ठीक है, यहाँ से इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको जो तीसरी चीज जरा अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए वो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। सैम्पलिंग क्या होती है कि अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या अगर मुझे कोई लेट्स से सवाल पूछना है या कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लाइक अगर मुझे ये पता करना है कि आप मेरे पढ़ाने से कितना सेटिस्फाइड हैं, आप आईसीएमए के ऑनलाइन कोर्सेज से कितना सेटिस्फाइड हैं, या आप उस मोबाइल से, जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं उससे कितना सेटिस्फाइड हैं, तो अगर मुझे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जाननी है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपने तमाम कस्टमर से वो बात पूछूं, और तमाम कस्टमर से बात पूछने के बाद जो भी एवरेज निकले सेटिस्फैक्शन की, मैं उसको फाइनल स्कोर मान लूं। और एक तरीका ये है कि मैं तमाम कस्टमर से ना पूछूं, बिकॉज आई माइट हैव मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, बल्कि मैं कुछ कस्टमर से पूछ लूं, यानी कि मैं होल से ना पूछूं बल्कि मैं पार्ट ऑफ दी होल से, यानी कि जो होल होल कहेंगे पॉपुलेशन को, यानी कि जो तमाम कस्टमर्स हैं वो पॉपुलेशन है, और अगर मैं इस होल के एक पार्ट से पूछूंगा तो वो पार्ट जो है वो सैंपल है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग द होल पॉपुलेशन, वी जस्ट आस्क द पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन, और फिर उस सैंपल से जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसको हम होल पॉपुलेशन पे स्प्रेड कर देंगे। लाइक अगर 1000 में से 1 लाख पॉपुलेशन में से हमने 1000 लोगों से एक बात पूछी है और उन्होंने कहा है कि हम हाईली सेटिस्फाइड हैं। अब कितने लोगों ने कहा है? सिर्फ 1000 लोगों ने कहा हाईली सेटिस्फाइड। तो हम ये कहेंगे कि सारे के सारे हाईली सेटिस्फाइड हैं, तो हम उस सैंपल का रिजल्ट स्प्रेड कर देंगे उस इंटायर पॉपुलेशन को। तो अब उस सैम्पलिंग को हम कैसे करते हैं? उस सैम्पलिंग की वेरियस टेक्निक्स हैं। उसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग है कि 1 लाख कस्टमर में से रैंडमली 1000 कस्टमर सेलेक्ट करो। रैंडम सैम्पलिंग में तमाम लोगों का इक्वल चांस होता है। ये बेसिकली ज़्यादा न्यूट्रल सैम्पलिंग समझी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि 1 लाख कस्टमर्स में से आप वो चूज़ कर लो जो आप समझते हो कि आपसे सेटिस्फाइड है। तो रैंडम सैम्पलिंग का ये फ़ायदा है कि उसके अंदर बायसनेस नहीं आती। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है कि आप हर 5वें कस्टमर को चूज़ कर लो, हर 10वें कस्टमर को चूज़ कर लो। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में कोई ना कोई सिस्टम होता है, लाइक एवरी 5th और एवरी 7th और एवरी 10th कस्टमर इज सिलेक्टेड एज अ सैंपल। वो जो भी होगा उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है कि आप अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्राटा में डिवाइड कर लो। स्ट्राटा ग्रुप्स समझ लो आप,
लाइक अगर मैं कहूँ जी मेल फीमेल 2 ग्रुप्स हैं, मैं कहूँ जी 20 साल से कम उम्र वाले, 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले, यंग ओल्ड पॉपुलेशन, तो मैं अपने पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्राटास में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लूंगा और फिर हर ग्रुप के अंदर से एक सैंपल लूंगा ताकि तमाम ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन आ जाए। क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि सारे के सारे मेल्स आ जाए रैंडमली और सारे के सारे फीमेल्स आ जाए रैंडमली। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें मुख्तलिफ ग्रुप से रिजल्ट्स मिलें तो हम पहले अपनी पॉपुलेशन को मुख्तलिफ स्ट्राटास में, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर विद इन दैट ग्रुप हम सैम्पलिंग करते हैं। फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है कि हमने पूरे पाकिस्तान का डेटा इकट्ठा करना है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर सूबों का भी आ जाए, शहरों का भी आ जाए, तो फिर हम मल्टी लेवल सैम्पलिंग करेंगे। पहले हम एक ओवरऑल दुनिया को मुल्कों में, फिर मुल्कों को इलाकों में और फिर इलाकों को सब इलाकों में। तो डेफिनेटली अगर हम इस तरह का डेटा चाहते हैं जो कि नॉर्मली इलेक्शंस में, कई मुल्कों में इलेक्शंस में इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के थ्रू। ठीक है, तो आपको बेसिकली ऊपर ऊपर से चीजें पता होनी चाहिए, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है कि जहां पे आपके कस्टमर ज्यादा आपको मिल जाए। मिसाल के तौर पर आप ये देखते हैं आपका क्लस्टर कहाँ पे है, लोग इकट्ठे कहाँ पे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने पूछना है कि ICMAP के स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं टीचिंग से या नहीं, तो एक तो तरीका ये है कि मैं स्टूडेंट्स को ये देखूं कि स्टूडेंट्स इकट्ठे कहाँ पे होंगे। तो लेट्स से एग्जामिनेशन एक ऐसा मौका होता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एक ही दफा उस क्लस्टर से पूछ लूंगा रादर देन कि मैं तमाम स्टूडेंट से अलग-अलग उनके घर में या उनसे अलग-अलग पूछूं। इसी तरीके से आपका कस्टमर बाज़ औक़ात किसी जगह पे इकट्ठा होता है, किसी जगह पे क्लस्टर बनाता है, तो आप क्लस्टर को आइडेंटिफाई करो कि आपके मैक्सिमम कस्टमर्स कहाँ पे जो है वो इकट्ठे होते हैं और फिर आप वहाँ पे जाके उनसे सैम्पलिंग कर लो। कोटा सैम्पलिंग इज अगेन जिस तरह से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप कोटा असाइन करते हो कि कम से कम 10 हमें मेल चाहिए, कम से कम 10 फीमेल चाहिए, कम से कम 10 यंग चाहिए, कम से कम 10 ओल्ड चाहिए, ताकि तमाम जो जो सेगमेंट्स हैं आपके पॉपुलेशन के, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो कोटा सैम्पलिंग में आप कोटा असाइन कर देते हैं। बस यहाँ पे ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद इनका कंपैरिजन है और आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताएं एसेंस ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है। अभी जिस तरह मैंने बताया कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एवरी nth मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड, कोई ना कोई निज़ाम होगा, कोई ना कोई सिस्टम होगा। तो आपसे इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में MCQs आपसे पूछे जाए। ठीक है, अब जिस तरीके से टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 है कि एग्जाम्पल में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया है एज ब्रांड्स के हिसाब से और फिर उन ब्रांड्स में हमने रैंडम सैम्पलिंग की है। तो इस सैम्पलिंग को आप क्या कहोगे? सिंपल रैंडम नहीं, कोटा नहीं, क्लस्टर नहीं, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा। पहले हमने स्ट्राटास बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं और फिर उसके बाद हमने विद इन दैट ग्रुप रैंडम सैम्पलिंग की है। तो बिल्कुल ठीक है जी हसन, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, आइडेंटिफाई किया। सो मैं कोशिश करूंगा, टाइम ओवर हो गया हमारा, मैं कोशिश करूंगा आप भी इसमें से जितने भी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है ये कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ MCQs इससे रिलेटेड वेब पोर्टल पे डाल दूं, बट दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस स्टफ, इस पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आगे टेक्निकल स्टफ स्टार्ट हो जाएगा। आज हमने तीसरे क्लास में ऑलमोस्ट जो हमारा पार्ट ए है वो कंप्लीट कर लिया है। नेचुरली फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट पार्ट बी, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे। वो जरा अब टेक्निकल होता जाएगा मामला। तो 20% वाला पार्ट, उसमें ज़्यादा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने पे आप ज़्यादा टाइम लगाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो। मैंने एक पोल डाला हुआ है, मैसेज डाला हुआ है आपके ग्रुप में टाइमिंग के हवाले से, सारे बच्चे उसको रिस्पॉन्ड कर दें। फिर उसके बाद एक कंसेंसस से हम रिवाइज कर लेते हैं टाइम को। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।